नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस में आपका। देखिए, जब वीडियो अच्छा लगा करे आपको तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब अवश्य किया करें, लाइक किया करें। लाइक करना ना भूला करें। क्योंकि जितनी लाइक मिलेंगी उतनी मेरे में एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी उतनी मैं अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में आपको बायोडाइवर्सिटी पे आप और हम लोग चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, हाउ मच बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी कितनी पाई जाती है वह बताया था। और तीसरे नंबर पे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था। तो ये चौथा जो पार्ट आता है, तीसरा पार्ट में आपका बताया जाता है कि पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता के वितरण का क्या पैटर्न है। जैव विविधता के वितरण का क्या पैटर्न है। जितनी जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि उसका तात्पर्य स्पीशीज उतनी ही अत्यधिक इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। विशेष ध्यान रखना, जैव विविधता का अधिक पाया जाना किसी क्षेत्र पर यह निर्भर करता है कि उस स्थान पर मुख्य रूप से स्पीशीज यानी जातियों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ये तो आपका बायोडाइवर्सिटी, लेकिन इसका क्या पैटर्न है क्या। तो एक बार मैं अर्थ को फिर से बनाने जा रहा हूं, देखना आप लोग अर्थ कैसे बनती है। ये अर्थ के मैं पार्ट बना देता हूं। ये आपको पता है सभी को, ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। ये सेंटर लाइन यानी कि ये 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। इसके नीचे जो लाइन होती है, यह कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ये मैं आपको बता चुका हूं पीछे। और ये आपका कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। तो ये 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री पर मुख्य रूप से आपका ये है। तो ये वाला एरिया जो है, इसको ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये आप सभी को पता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। ये विशेष ध्यान रखना, ये साउथ का। फिर दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है कि इक्वेटर प्लेट का ऊपर ये वाला जो एरिया होता है, यह भी नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर होता है। कितना? 23.5 डिग्री पर। इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस पार्ट को? ट्रॉपिक कैंसर कहा जाता है। अब ये वाला जो टोटल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट मुख्य रूप से क्या कहलाता है? यानी कि यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ट्रॉपिकल पार्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इस एरिया को, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। ये सन है, इससे क्या निकल रहे हैं? सूर्य प्रकाश निकल रहा है। सूर्य देवता है। तो सूर्य देवता का सबसे अत्यधिक प्रकाश इसी स्थान पर पड़ता है। यानी किस स्थान पर पड़ता है? ट्रॉपिकल एरिया वाले भाग पर। किस वाले भाग पर पड़ता है? ट्रॉपिकल एरिया वाले भाग पर पड़ता है। अभी मैं बताता हूं, फिर चर्चा करता हूं। इसके ऊपर यदि आप जाते हैं, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा मुख्य रूप से आपका क्या कहलाता है? टेम्प रेट एरिया कहलाता है। ये टेम्परेट एरिया कहलाता है।
और ये वाला पूरा पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये साउथ पोल एरिया कहलाता है। ये नॉर्थ पोल एरिया कह दो, एरिया कहलाता है। यहां एरिया कह दिया मैंने। अब ये तो पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई बच्चों? ये पूरी की पूरी पृथ्वी पर व्यवस्था है, किस प्रकार से क्या व्यवस्था है। तो अब आप सुने कि किस स्थान पर टेम्परेचर अत्यधिक होता है, किस स्थान पर ठंडक अत्यधिक होती है, सूर्य देवता का प्रकाश पृथ्वी पर किस स्थान पर अत्यधिक पहुंचता है जिसके कारण टेम्परेचर अधिक होगा, वहां मुख्य रूप से स्पीशीज किस प्रकार से अधिक पाई जाती हैं, ये आप सभी को ये समझना है। ये सूर्य देवता है अपने, ये वाला भाग जो है वह सूर्य देवता है। सूर्य देवता का सबसे अत्यधिक प्रकाश मुख्य रूप से किस स्थान पर पड़ता है? इस ट्रॉपिकल एरिया वाले भाग पर पड़ता है। कौन सा? ये पूरा का पूरा वाला भाग है जो ट्रॉपिक कैंसर और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न वाला जो पार्ट है, इस एरिया पर मुख्य रूप से सबसे अधिक, इसको ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है। यहाँ सबसे अत्यधिक मुख्य रूप से प्रकाश पड़ता है। जब प्रकाश अत्यधिक पड़ेगा तो लिखते चलिए, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अधिक करेंगे। फोटोसिंथेसिस तो भोजन अधिक बनेगा। जब फूड अधिक बनेगा तो इस स्थान पर मुख्य रूप से स्पीशीज अत्यधिक पाई जाएंगी। इस स्थान पर मुख्य रूप से अत्यधिक स्पीशीज पाई जाएंगी। अब इससे ऊपर वाला जो एरिया है, ये ठंडक वाला एरिया है, यानी यहाँ इस स्थान पर प्रकाश कम पहुंचता है टेम्परेट एरिया में। जब टेम्परेट एरिया में प्रकाश कम पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से क्या होगा, वहां वनस्पति अत्यधिक भोजन नहीं बना पाएगी। जब वनस्पति अत्यधिक भोजन नहीं बना पाएंगी तो जो उसको खाने वाली जो स्पीशीज है, उसको खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, वहां मुख्य रूप से कम संख्या में पाए जाते हैं। ये आपका क्या होता है? सबसे पहले पृथ्वी की व्यवस्था है। अब इस पृथ्वी पर कौन से एरिया में कितने जीव पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कौन सा एरिया कैसे है, तो इस पृथ्वी का थोड़ा सा बड़ा भाग बनाना चाहिए था मेरे को, लेकिन बना दिया है। तो पहले आप इसका मुख्य रूप से क्या ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों लिख लो जल्दी से, आप लोग बैठे हुए हैं तो लिख लो जल्दी, फोटो कॉपी कर लीजिए इसकी। बिल्कुल यही का यही क्या बताया मैंने अभी तक, क्या जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की आपको बताई जा रही है। नंबर 1 कौन सी बताई जा रही है? आपको मैं पहले बता चुका हूं, लैटीट्यूडिनल, और दूसरा मुख्य रूप से बताया जा रहा है स्पीशीज रिलेशन। कौन सा बताया गया? स्पीशीज रिलेशन। इसको ले लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए जल्दी से जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट्स। ले लिया? यहां एरिया शब्द और जोड़ दो, आपको वहां बताएगा वो ग्राफ मेथड, ठीक है। ये देखिए, इसको स्पीशीज एरिया रिलेशन। तो सबसे पहला लैटिट्यूडिनल, सबसे पहला कौन सा है? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। इसका पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट से मतलब है कि ये वाला जो भाग है, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षांशीय प्रवणता। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? अक्षांशीय प्रवणता। और ये तो आप जानते ही, ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से स्पीशीज एरिया रिलेशन, यानी कि उस स्पीशीज, उस एरिया में क्या स्पीशीज का रिलेशंस होते हैं ये। तो सबसे पहले मुख्य रूप से आपको क्या बताया गया? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में मतलब सीधे सीधे ये कहा गया कि ये सेंटर की जो लाइन है, इसको इक्वेटर कहा जाता है, ये पता है। इससे नीचे और इससे ऊपर 2 एरिया होते जिसको ट्रॉपिक कैंसर एरिया और ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न एरिया पाया जाता है 23.5 डिग्री पर। इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको टेम्परेट एरिया कहा जाता है, जहां ठंड अधिक पड़ती है अर्थात बर्फ पाई जाती है। वनस्पति जो है, वनस्पति जो वहाँ की होती है, पेड़ पौधे मुख्य रूप से बर्फ से ढके हुए रहते हैं।
तो उस जगह जो रहता है टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग अधिक पाई जाती इस स्थान पर, टेम्परेट एरिया वाले स्थान पर। इस वजह से वनस्पति वहाँ फ्रेश बार बार मुख्य रूप से ग्रो होती है, वनस्पति फ्रेश ग्रो होती है, नई वनस्पति मुख्य रूप से लगातार ग्रो होती है। तो जिस कारण से मुख्य रूप से उस स्थान पर न्यू स्पीसीज यानी कि डेवलप होने के चांस कम होते, अर्थात न्यू स्पीसीज तो छोड़िए, जो स्पीसीज पाई जाती हैं वह स्पीसीज उस स्थान पर कम पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनको खाने के लिए मुख्य रूप से पेड़ पौधे बर्फ से ढके रहते, ठंड अधिक पड़ती है, क्योंकि प्रकाश नहीं पहुंचता। जब प्रकाश नहीं पहुंचेगा उस स्थान पर तो मुख्य रूप से भोजन कैसे बनेगा, जब भोजन कैसे बनेगा तो अगले जो जंतु हैं वह मुख्य रूप से अत्यधिक संख्या में मुख्य रूप से नहीं पाए जाएंगे। पहली बात तो ये विशेष ध्यान रख लें कि नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, किस स्थान पर प्रकाश अत्यधिक पहुंचता है, तो इस सन का प्रकाश सबसे अच्छा ट्रॉपिकल एरिया में पहुंचता है, और इस कारण से ट्रॉपिकल एरिया में मोर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तुलनात्मक रूप से टेम्परेट एरिया के। पहली बात तो ये हुई, क्लियर हो गई। तो अब इसका जरा एक फोटो ले ले, मैं फिर पृथ्वी को थोड़ा बड़ा बनाऊंगा जिससे आपका ये बताऊंगा कौन सा एरिया कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से कंडीशन। इसका एक फोटो ले लीजिए, जल्दी से ले लिया फोटो बच्चों? चलिए मिटाल दूं, चलिए मैं मिटालने जा रहा हूं। अब देखिए ये पहला पॉइंट चल रहा है लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट यानी अक्षांशीय प्रवणता। तो ये आपको पता चल चुका कि ट्रॉपिकल एरिया में फूड अत्यधिक बनने के कारण वहां स्पीसीज अत्यधिक पाई जाती है, वहां स्पीसीज मुख्य रूप से अत्यधिक पाई जाती है। तो अब स्पीसीज अत्यधिक पाई जाती, आप ये सिद्ध कैसे करके बता सकते हैं? तो चलिए मैं एक पृथ्वी का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा देखें, बड़ा डायग्राम लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो रहा है ये। देखिए ये आपको पता है ये एरिया, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी? इक्वेटर लाइन बनाई। इस इक्वेटर लाइन के ये और ये कौन सा एरिया है? पूरा का पूरा ट्रॉपिकल एरिया। ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया बच्चों? मैं वो नहीं कर रहा हूं, आपको बता चुका हूं, ट्रॉपिकल एरिया। ये पूरा का पूरा कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल एरिया, जहां सन अत्यधिक पहुंचता है, जहां प्रकाश मुख्य रूप से अत्यधिक पहुंचता है। तो देखिए ये जो एरिया है इस जगह, ये आपका देखिए ये आपका पूरा का पूरा मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका है। ये कौन सा अमेरिका है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है वो कनाडा है। ये कौन सा है? कनाडा है। और ये वाला जो एरिया है ये एरिया अमेरिका है। कौन सा एरिया है? अमेरिका है। इसके नीचे, इसके नीचे मुख्य रूप से ट्रॉपिकल एरिया से मैं बात कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ये पूरा साउथ एरिया है। कौन सा एरिया बच्चों? साउथ एरिया है। ये आप देखेंगे ये एरिया कौन सा है? आपका साउथ एरिया। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए साउथ अमेरिका। क्या लिख दिया? साउथ अमेरिका लिखा गया। पहली बात तो ये आप समझ लें। फिर यहां जो देखेंगे इस प्लेस पर, ये कौन सा ठंडा इलाका है? नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ पोल है। तो ये वाला एरिया यूरोप है। कौन सा एरिया है? ये वाला पार्ट कौन सा है? आपका यूरोप है।
क्या है, यूरोप है। फिर यहां आ जाइए, इस जगह लगभग पूरा ट्रॉपिकल जो एरिया है, कौन सा एरिया, पूरा ट्रॉपिकल जो एरिया है, ये एरिया जो पूरा है आपका, ये अफ्रीका है। ये कौन सा एरिया है, लिख दूं यहीं पे, अफ्रीका है। अर्थात ट्रॉपिकल एरिया में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है, अफ्रीका पाया जाता है। इस वजह से इस स्थान पर मुख्य रूप से क्या पड़ेगी, गर्मी अत्यधिक पड़ेगी। तो यह चीज भी मैं लिख दे रहा हूं, गर्मी अधिक, क्या इस एरिया में मुख्य रूप से क्या पड़ेगी, गर्मी अधिक रहेगी। और ये वाला जो एरिया है अपना, ये एरिया जो है वह मुख्य रूप से आपका क्या, एशिया है। ये कौन सा है एरिया, एशिया है। और एशिया पे मुख्य रूप से थोड़ा सा इस प्रकार से चलेंगे, ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, अपनी भारत माँ है, यानी इंडिया, हिंदुस्तान जिसको कहते हैं, जिसको भारत कहते हैं, वो ये वाला एरिया। अब इस स्थान पर कहीं मुख्य रूप से क्या पाया जाता है आपका, ये पाया जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या है, कुछ मैप इस प्रकार से होता है, क्या मैप मुख्य रूप से कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। अब आपको एक एक चीज पर मुख्य रूप से विशेष ध्यान देना है कि अमेरिका, ये पूरा ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर की साइड में कनाडा होता है। कहाँ, ऊपर की साइड में मुख्य रूप से क्या है, कनाडा है, और नीचे की साइड में मुख्य रूप से अमेरिका है। इसके नीचे से ही मुख्य रूप से साउथ अमेरिका चालू हो गया। ये यूरोप वाला भाग है, ये अफ्रीका, ट्रॉपिकल एरिया को देख रहे हैं आप, पूरा अफ्रीका कवर कर रहा है। इस वजह से गर्मी यहाँ अत्यधिक पड़ती है। इस साउथ अमेरिका में भी मुख्य रूप से गर्मी अत्यधिक पड़ेगी क्योंकि सन यहाँ पहुंच रहा है। फिर यहाँ इंडिया है ना, इंडिया में मुख्य रूप से गर्मी अधिक ना सर्दी कम। तो स्वाभाविक है कि ऊपर के एरिया एशिया, और ये नीचे वाला ये वाला जो एरिया ये इंडिया वाला पार्ट है। और ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा वाला भाग मुख्य रूप से आपके ट्रॉपिकल एरिया को कवर कर रहा है और टेम्परेट एरिया को मुख्य रूप से कवर करता है। तो ये चीज है अब आपके। अब आप एक एक चीज देखते चलिए, देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं कि ये जो अमेरिका वाला जो पार्ट है, इस अमेरिका वाले पार्ट के ये वाला जो एरिया है, ये यानी कि ये कहा जाए ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर वाला जो एरिया है, मैं बिल्कुल यहां ये गोल कर रहा हूं, ये एरिया आपका मिड वेस्ट अमेरिका है। क्या है, मिड वेस्ट अमेरिका है। क्या है बच्चों, मिड वेस्ट अमेरिका है। और ये वाला जो एरिया, ये रेड कलर का जो मैं बनाने जा रहा हूं, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका न्यूयॉर्क है। यहां लिख दूं न्यूयॉर्क है। यानी कि सीधे सीधे कहा जाए कि आपका 41 डिग्री नॉर्थ में, 41 डिग्री नॉर्थ में मुख्य रूप से क्या पाया जा रहा है, न्यूयॉर्क पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, ये रेड कलर का जो लिखा है 41 डिग्री नॉर्थ में क्या पाया जा रहा है, न्यूयॉर्क पाया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आप देखेंगे कि ये इक्वेटर प्लेट बिल्कुल सेंटर में है, उसके ऊपर ये वाला एरिया, ये देखिए, ये ब्लू कलर का मैं बनाने जा रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये कोलंबिया है। क्या है, कोलंबिया है। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है अच्छे ढंग से, ये कोलंबिया, और कोलंबिया के बगल से ही मुख्य रूप से आपका ये रेड कलर का पूरा वाला भाग मैं कवर कर रहा हूं। ये देखिए, ये वाला भाग ये कवर कर रहा हूं। ये वाला एरिया जो है वह इक्वाडोर एरिया, जो इक्वेटर प्लेट के बिल्कुल ऊपर पाया जा रहा है, इस वजह से इसको क्या कह दिया, इक्वाडोर एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये
और यही मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं, अमेजन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लंग्स जिनको कहा जाता है, जल रहे थे, जब कहते थे लोग पृथ्वी के लंग्स जल रहे हैं, क्या पृथ्वी के मुख्य रूप से क्या जल रहे हैं, लंग्स जल रहे हैं, यानी लंग्स ऑफ जो कहा जाता है वो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कहाँ कौन सा एरिया है, क्या कौन सा एरिया कहाँ पर है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इन स्थानों पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। कहाँ क्या पाए जाते हैं, इक्वाडोर पर क्या पाए जाते हैं, अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। इन इक्वाडोर पर मुख्य रूप से 10 टाइम मोर वास्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहां लिख दूं मैं, 10 टाइम मोर, 10 टाइम मोर वास्कुलर प्लांट पाए जाते हैं। यहां जो पाए जाते हैं वो है मुख्य रूप से क्या, अमेजन प्लांट्स होंगे। कौन से प्लांट्स होंगे, अमेजन प्लांट होंगे। यानी कि लंग्स ऑफ द, बिल्कुल विशेष ध्यान रखना। आप पहले इसकी एक फोटो ले लीजिए, अच्छे ढंग से फोटो ले लीजिए जल्दी से जल्दी। इस जगह ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी मिलेगी, यहां लिख दूं मैं, ग्रेटेस्ट बायो डायवर्सिटी पाई जाती है, ग्रेटेस्ट बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। अभी बताऊंगा कितनी संख्या में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए कहानी थोड़ी सी सुन लीजिए, ये स्थान मैंने आपको बता दिए क्या क्या है। कोलंबिया में मुख्य रूप से क्या होता है, 1400 वर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। आपकी एनसीईआरटी जो डाटा दे रही है, देखिए ये डाटा आपको रटने पड़ेंगे, विशेष ध्यान देंगे। 1400 वर्ष की जातियां पाई जाती, 1400 वर्ष की जातियां पाई जाती है कोलंबिया वाले इस वाले प्लेस पर, जिससे ध्यान देंगे क्या यहां पाई जाती है। ठीक है, अब ये आपका क्या बताया गया है, ये नॉर्थ, इस जगह मुख्य रूप से कितनी पाई जाती है, 5 लिख गया, 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। इसी जगह ये यूरोप से ये वाला जो एरिया जो मैं ब्लैक बना रहा हूं, ये वाला जो एरिया है ये मैं ब्लैक बना रहा हूं, ये ग्रीनलैंड एरिया है। ये कौन सा एरिया है, ग्रीनलैंड एरिया है। ये देखिए यूरोप, ये है, ये यूरोप है, इसके ये बगल से जो ब्लैक बनाया ये मुख्य रूप से क्या है आपका, ग्रीनलैंड एरिया है। और वह किस पर है, थोड़ा एशिया को मैं झुका के लिख दूं, ये जिससे लिखने को जगह मिल जाएगी मुझे। ये 71 डिग्री नॉर्थ में है, क्या 71 डिग्री नॉर्थ में है मुख्य रूप से ये आपको। यहां जो पाई जाती है वह 56 स्पीसीज पाई जाती है वर्ष की। मतलब ये कहा आपकी जो एनसीईआरटी कह रही है वो 1400 वर्ष स्पीसीज यहां पाई जा रही हैं। क्योंकि देखिए ये नॉर्थ एरिया में है, ये कोलंबिया कहां, सॉरी ट्रॉपिकल एरिया में है, प्रकाश अत्यधिक मिल रहा है, इस वजह से यहां स्पीसीज अत्यधिक पाई जा रही हैं। क्लियर। फिर आप देखेंगे कि ये जो एरिया थोड़ा सा आपके किससे, ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर है, टेम्परेट एरिया, वहां न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ पर है, वहां 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है, 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। और उसके ऊपर जो है यह ग्रीनलैंड एरिया है, यहाँ जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है, 71 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। इसमें मात्र 56 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये देखिए, यानी कि सीधे सीधे आपकी स्पीसीज की संख्या क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। ये देखिए, ये संख्या मुख्य रूप से कैसी होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। पहली चीज तो मुख्य रूप से आपके ये क्लियर हुआ। अब आप और हम लोग थोड़ा सा अपने भारत माता पर चर्चा कर लें। देखिए इंडिया, ये आपका एरिया क्या है, इंडिया वाला एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है, ट्रॉपिकल एरिया में पाया जा रहा है। तो यहां बताया जाता है 1200 वर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। कितनी पाई जाती है,
1200 वर्ष की स्पीसीज पाई जाती है। ये देखिए, ये पूरा एरिया आपका क्या ट्रॉपिकल एरिया में, इस वजह से यहाँ 1400 पाई जा रही है अत्यधिक। दूसरे नंबर पर मुख्य रूप से कहाँ पाई जा रही है, ये देखिए, ये ट्रॉपिकल एरिया में है, तो यहाँ मुख्य रूप से 1200 वर्ष की स्पीसीज मिल रही है, यानी कि सबसे अत्यधिक मुख्य रूप से जो स्पीसीज पाई जा रही हैं वो आपके कहाँ पाई जा रही है, इस जगह पाई जा रही है। इक्वाडोर के तुरंत ऊपर स्थित है, इस वजह से इक्वेटर के ऊपर स्थित है, इस वजह से इक्वाडोर को दिया। यहाँ मुख्य रूप से इसकी अपेक्षा 10 टाइम मोर वास्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं, 10 टाइम मोर वास्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। अब स्वाभाविक है, इन स्थानों को अमेजन के जंगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अमेजन के जंगल के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो अब अमेजन के जंगल को ही मुख्य रूप से लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जा रहा है। ये जलते थे तो ये कह रहे थे, ये इनमें जब आग लगी थी, भीषण आग, तो उस समय मुख्य रूप से ये कहा जा रहा था लंग्स जल रहे हैं, पृथ्वी के लंग्स जल रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के लंग्स कौन है, तो आप अमेजन के जंगल को बताएंगे। क्या बताएंगे? अमेजन के जंगल को मुख्य रूप से बताएंगे। तो पहली बात तो मुख्य रूप से ये आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ मुख्य रूप से अमेजन रेन फॉरेस्ट, ग्रेटेस्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये वो एरिया, अमेजन प्लांट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये एरिया जो है आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक। अब इस स्थान पर मुख्य रूप से कितनी कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, देखिए, और थोड़ा सा ऊपर लिखूं, ये आपका क्या है, प्लांट की कितनी स्पीसीज पाई जाती है इस एरिया में, तब आपको पता चलेगा। 40,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है प्लांट्स की? 40,000। फिर फिश की यानी मछली की कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 3,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। मछली की कितनी पाई जाती है बच्चों इस एरिया में? 3,000 स्पीसीज मिलती हैं। वर्ष की कितनी स्पीसीज मिलती हैं, मतलब पक्षियों की 1300 स्पीसीज मिल रही हैं। और मैमल्स की कितनी स्पीसीज मिल रही है? 4 to 7 स्पीसीज मिल रही हैं। इसी प्रकार से एम्फीबियंस की जो स्पीसीज मिल रही है वह भी 4 to 7 स्पीसीज मिल रही है, यानी कि ये स्पीसीज बराबर हो रही है, ये स्पीसीज बराबर हो रही है। तो मुख्य रूप से क्या हुआ, यानी एम्फीबियन की संख्या मैमल्स से ज्यादा है, एम्फीबियंस की संख्या मैमल्स से ज्यादा है, किंतु एम्फीबियंस की जो डेथ रेट है वह मैमल्स की तुलना में अधिक है। एम्फीबियंस देखिए, क्योंकि ये एम्फीबियंस ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ज्यादा स्पीसीज है इनकी, लेकिन साथ ही साथ मुख्य रूप से क्या है, इनकी डेथ रेट जो है, लिख लीजिए आप, एम्फीबियंस की संख्या मैमल्स से अधिक होती है, किंतु डेथ रेट एम्फीबियन की ज्यादा है मैमल्स की तुलना में। तो इस वजह से ये आपकी एनसीईआरटी का डाटा है, जिससे ध्यान रखें, एनसीईआरटी का डाटा ही मुख्य रूप से कवर करता है आपका ये, ठीक है। तो ये अब दूसरी चीज यहां ये बताई जा रही है कि 2 मिलियन, आपकी जो एनसीईआरटी कह रही है वो 2 मिलियन न्यू इंसेक्ट स्पीसीज, न्यू इंसेक्ट स्पीसीज वेट कर रही है टू बी, दिखाई दे रहा है, पहले तो ये देख लें, टू बी discovered and named in रेन फॉरेस्ट, यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट। ये है नोट करिए इनको, तुम सोच लीजिए, इतनी तो पाई जा रही है वहां पे प्लांट, 40,000 स्पीसीज पाई जा रही, फिश की 3,000 स्पीसीज पाई जा रही, बर्ड्स की 1300 स्पीसीज पाई जा रही, मैमल्स की 4 to 7 स्पीसीज पाई जाती है, एम्फीबियंस की 4 to 7 स्पीसीज पाई जा रही है। लेकिन विशेष तौर पर मैंने एक चीज यहां बताई आपको कि 4 to 7 स्पीसीज एम्फीबियंस की पाई जा रही हैं, किंतु इनकी स्पीसीज अत्यधिक है, लेकिन इनकी डेथ रेट मैमल्स की तुलना में कम होती, इस वजह से मुख्य रूप से ये संख्या आ जाती है। विशेष ध्यान दें, ये यहां मिटल चुका है थोड़ा, ये फिर 2 मिलियंस
स्पीसीज, विशेष मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 मिलियन न्यू इंसेक्ट स्पीसीज, काहे कि इंसेक्ट स्पीसीज मुख्य रूप से वेट कर रही है कि भैया मुझको खोजो आके और मुझे कोई नया नाम दे दो। क्या मुझको खोजिए आप और मुझे मुख्य रूप से एक नया नाम दे दीजिए इस अमेजन रेन फॉरेस्ट में। इस वजह से सबसे अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जा रही। इस कारण से मुख्य रूप से इसको लंग्स के नाम से, पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है। तो अब आप ये चीजें मुख्य रूप से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देख रहे हैं आप, इस स्थान पर मुख्य रूप से पूरे एरिया में देखें, पूरा पृथ्वी मैंने आपके सामने बना के दिया, तो यहां भिन्न भिन्न डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है? लैटिट्यूडिनल नल ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट कहलाता है, यानी अक्षांशीय प्रवणता वितरण कहलाता है डाइवर्सिटी के। तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न जगह जो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जा रहा वाला भाग है, जो ट्रॉपिकल एरिया में पाया जा रहा है, उस स्थान पर मुख्य रूप से आपका क्या है, बहुत अत्यधिक संख्या में मुख्य रूप से क्या पाए जा रहे हैं? वनस्पति पाई जा रही। जब वनस्पति पाई जाएगी, प्लांट्स पाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उनको खाने वाली स्पीसीज उस जगह अत्यधिक मुख्य रूप से पैदा होंगी। विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो इक्वेटर के ऊपर बिल्कुल स्थित है इक्वाडोर, उस जगह 10 टाइम मोर वास्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। और इन्हीं स्थानों पर मुख्य रूप से क्या होते हैं? अमेजन के जंगल होते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया, ये एरिया क्या? अमेजन रेन फॉरेस्ट है। अमेजन प्लांट्स की जगह मैं यहां थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूंगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट लिखे, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इस प्लेस पर पाई जाती है। ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इस प्लेस पर पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो आप लिखेंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट पर मुख्य रूप से ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अभी तक मैंने इसमें क्या बताया, सुन लीजिए। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक मैंने क्या बताया कि कुछ ट्रॉपिकल एरिया, कुछ ऊपर अमेरिका वाला पार्ट पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका। ये वाला जो पार्ट है, ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका में ऊपर वाला जो भाग है वो कनाडा है, और नीचे वाला जो भाग है वह है अमेरिका है। अमेरिका वाले पार्ट में मुख्य रूप से ये मिड वेस्ट, ब्लैक कलर का जो बताया मिड वेस्ट अमेरिका है, और ये रेड कलर का जो बताया वो 41 डिग्री नॉर्थ पर न्यूयॉर्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूयॉर्क पाया जाता है। क्लियर? ये साउथ अमेरिका के इक्वेटर की थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ये कोलंबिया पाया जा रहा है, और ये जो रेड कलर का बना है वहां इक्वाडोर एरिया, यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया है। वह कौन सा? अमेजन रेन फॉरेस्ट एरिया। 10 टाइम मोर वास्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। कोलंबिया में मुख्य रूप से 14,000 वर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती है। आपकी एनसीईआरटी इस प्रकार से बोल रही है। जो न्यूयॉर्क का जो ठंडा वाला एरिया है वह 41 डिग्री नॉर्थ पर मुख्य रूप से स्थित है। कितना? 41 डिग्री नॉर्थ पर स्थित है। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या है, इस स्थान पर 105 स्पीशीज पाई जा रही हैं, यानी यहाँ 1400, यहाँ 105 स्पीशीज। इस यूरोप में बिल्कुल टेम्परेट एरिया जो है, तो उस स्थान पर जहां मतलब नॉर्थ पोल एरिया, जो ठंडक अत्यधिक है, वनस्पति बर्फ से ढकी रहती है, इस वजह से फ्रेश वनस्पति मुख्य रूप से बनती है। तो निश्चित तौर पर ग्रीनलैंड एरिया है जो 71 डिग्री नॉर्थ पर है, यहाँ मात्र 56 स्पीशीज पाई गई। दूसरा आपका देखिए ये वाला जो एरिया, ये पूरा एशिया बनाया। एशिया में ये वाला जो भाग है ट्रॉपिकल एरिया, और थोड़ा सा ऊपर टेम्परेट में, तो ना तो अत्यधिक सर्दी ना गर्मी, तो मुख्य रूप से इस जगह टेम्परेचर, ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेचर मेंटेन बना रहता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, जबकि टेम्परेट एरिया में मुख्य रूप से टेम्परेचर में बहुत अत्यधिक परिवर्तन सदैव होता रहता है। तो इस एरिया में मुख्य रूप से 1200 वर्ष स्पीशीज पाई जाती हैं। अब आप यहाँ आ जाएं, यहाँ मुख्य रूप से अमेजन के जंगल पाए जा रहे हैं। पृथ्वी का लंग्स है, ये क्या है? पृथ्वी का लंग्स है। तो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से कौन कौन सी स्पीशीज मैंने बताई? प्लांट की 14
40,000 स्पीसीज यानी 40,000 स्पीसीज पाई जाती बच्चों। कितनी पाई जाती? 40,000। फिश की 3,000, बर्ड्स की 1,300, मैमल्स की 427, एम्फीबियंस की 427। जिससे ध्यान यहाँ रखना है, एम्फीबियंस की संख्या मैमल्स की तुलना में अत्यधिक है, लेकिन डेथ रेट भी मुख्य रूप से अत्यधिक होती है। 2 मिलियन न्यू इंसेक्ट स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम इन रेन फॉरेस्ट। क्लियर? तो इतना आपको मुख्य रूप से लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट में पढ़ना है। ठीक है? इस ये जो इक्वेटर के ये ऊपर एरिया जो है ना, ये वाला, ये इस जगह मुख्य रूप से बहुत सारे कंट्रीज पाई जाती हैं। चलिए ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले जरा। ले लिया? ले ली क्या? जल्दी लीजिए। चलिए ले लिया हुआ। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक, तो ये मिटा दिया। देख रहे हो, मिटा रहा हूं मैं। अब मुख्य रूप से कहा जाता है, अभी जैसे मैंने कहा कि ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज अत्यधिक पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती हैं? उसका रीजन बताया था कि सन यानी सूर्य देवता, हमारे जो सूर्य देवता हैं, जो सन है, उनका जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, वह इक्वेटर पर सबसे अत्यधिक पहुंचता है, ट्रॉपिकल एरिया में सबसे अत्यधिक पहुंचता है। इस कारण से वहां वनस्पति अत्यधिक पाई जाती है, यानी प्लांटेशन उस प्लेस पर अत्यधिक पाया जाता है, यानी बायोडायवर्सिटी सबसे अत्यधिक देखने को मिलती है। टेम्परेट में मुख्य रूप से क्या होता है, चूंकि बर्फ से पेड़ पौधे वनस्पति वहां की प्लांटेशन ढका हुआ रहता है। ग्लेशिएशन होता है, यानी बर्फ का बनना। ग्लेशिएशन मतलब बर्फ का बनना, पेड़ पौधों के ऊपर बर्फ। अब जब ये बनेगी तो निश्चित तौर पर फिर पिघलेगी भी बर्फ, तो वहां मुख्य रूप से नई वनस्पति, फ्रेश वनस्पति मुख्य रूप से जो है वो बनती है। तो अब इस कारण से टेम्परेट एरिया में, इस कारण से बच्चों टेम्परेट एरिया में वनस्पति या बायोडायवर्सिटी कम पाई जाती है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया में मुख्य रूप से बायोडायवर्सिटी अत्यधिक पाई जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज मुख्य रूप से बताया जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंशिएशन, यानी कि वहां का जो नेचर है वो परिवर्तनीय है। टेम्परेट एरिया का जो नेचर है वह परिवर्तनीय है, तापमान परिवर्तन होता रहता है, टेम्परेचर परिवर्तन होता रहता है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया का टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग कम होता है, परिवर्तन बहुत कम पाया जाता है। इस कारण से वहां मुख्य रूप से प्लांटेशन अत्यधिक यानी बायोडायवर्सिटी अत्यधिक पाई जाती है। क्लियर? तो देख लीजिए क्या क्या मतलब आपसे कर सकते, व्हाई स्पीसीज डायवर्सिटी इज मोर इन द ट्रॉपिकल एरिया। क्या लिख दिया जाए? व्हाई स्पीसीज डायवर्सिटी इज मोर ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है? क्यों? इस एरिया में आपको लिखना, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, टेम्परेचर इस एरिया में अत्यधिक मुख्य रूप से पाया जाता है। टेम्परेचर इस एरिया में अत्यधिक पाया जाता है। लिख दीजिए, मोर टेम्परेचर इन दिस एरिया। क्या? मोर टेम्परेचर इन दिस एरिया। क्लियर? पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, यानी कि सनलाइट का प्रकाश इस एरिया में अत्यधिक पहुंचता है बच्चों, सनलाइट का प्रकाश इस एरिया में अत्यधिक पहुंचता है। ठीक है? पहले पॉइंट तो ये लिखा गया। दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिए, टेम्परेट के बारे में भी बताना पड़ेगा। क्या? टेम्परेट के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो टेम्परेट रीजन फेस ग्लेशिएशन, यानी कि सो
अभी लिख दूं फिर बताता हूं। सो लाइफ स्टार्ट फ्रेश एवरी टाइम। ठीक है, क्या लिखा? टेम्परेट रीजन फेस ग्लेशिएशन, सो लाइफ स्टार्ट फ्रेश एवरी टाइम। मैंने बताया कि वहां बर्फ बनती रहती है, तो बर्फ की चद्दर मुख्य रूप से इस एरिया में पेड़ पौधों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर यानी प्लांट के ऊपर ढक जाती है। अब ये बर्फ जब पिघलेगी, ये बर्फ क्या होगी? पिघलेगी, तो स्वाभाविक है कि फिर से मुख्य रूप से थोड़ा सा प्रकाश को ग्रहण करने, यानी कि उस स्थान पर जीवन जो है वह हमेशा फ्रेश स्टार्ट होता। उस स्थान पर जो जीवन है वह हमेशा फ्रेश स्टार्ट होता है, पहली चीज। इस कारण से इस स्थान पर वनस्पति कम होती है, यानी इसलिए यहां लिख दूं मैं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं, ये विषय ध्यान रख। इसलिए जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी लिखिए आप लोग, कुछ हिंदी में कभी कभार लिखने नहीं दीजिए, क्या कहो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये कहते हैं सर बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं आप हमारे लिए। इसलिए जैव विविधता इस स्थान पर कम पाई जाती है, पहली चीज तो मुख्य रूप से ये हुआ। ठीक है, अब क्या होता है? ट्रॉपिकल एरिया को बोलिए जरा। ट्रॉपिकल एरिया अनडिस्टर्ब्ड बिकॉज टेम्परेचर, लिख दीजिए टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दीजिए, आर नो चेंज, सो मोर निच स्पेसिएशन देख लीजिए। स्पेसिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीसीज का बनना, स्पेसिएशन कहलाता है। न्यू स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। चूंकि ट्रॉपिकल एरिया में, किस एरिया में? ट्रॉपिकल एरिया में मुख्य रूप से अनडिस्टर्ब रहता है टेम्परेचर। क्या? ट्रॉपिकल एरिया जो अनडिस्टर्ब है, बिकॉज, क्यों अनडिस्टर्ब है? बिकॉज टेम्परेचर आर नो चेंज, टेम्परेचर इस प्लेस पर मुख्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है। आपको पहले ही मैंने बताया टेम्परेचर इस स्थान पर मुख्य रूप से परिवर्तनीय नहीं है, इस कारण से मुख्य रूप से। सो मोर के स्पेसिएशन, इस कारण से नई जातियां मुख्य रूप से यहाँ अत्यधिक बनती हैं। अब सबसे पहली बात तो मुख्य रूप से ये मैं आपको निके बता चुका हूं, लेकिन इसका क्या तात्पर्य होता है, निके का क्या तात्पर्य है, ये विषय ध्यान रख लीजिए। यहां लिख दें आप, वन स्पीसीज का पर्टिकुलर, इसका क्या मतलब है वो लिखने जा रहा हूं। पर्टिकुलर रोल एक एनवायरनमेंट, एक एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम, जिसको कह सकते हैं क्या? एक स्पीसीज का पर्टिकुलर रोल एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम में क्या है, यह मुख्य रूप से निके का मतलब है। तो ये आपका क्या होता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, इतना आपको पढ़ना है इसमें। अब दूसरी चीज मुख्य रूप से बताई जाती है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप मुख्य रूप से क्या होता है, तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यदि कोई क्वेश्चन आपसे करे व्हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, व्हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इन मोर ट्रॉपिकल एरिया, तो आप मुख्य रूप से क्या लिख देंगे? मोर टेम्परेचर इन दिस एरिया। क्यों? क्योंकि सन का प्रकाश अधिक पहुंचता है, ये आपको ध्यान में रखना। इस वजह से टेम्परेचर, टेम्परेट रीजन फेस ग्लेशिएशन, क्लियर। सो लाइफ स्टार्ट फ्रेश एवरी टाइम, इसलिए
जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी यहाँ कम पाई जाती है। ट्रॉपिकल एरिया अनडिस्टर्ब्ड, ट्रॉपिकल एरिया मुख्य रूप से अनडिस्टर्ब रहता है बिकॉज टेम्परेचर आर नो चेंज, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर तापमान जो होता है वह परिवर्तनीय नहीं होता है। सो मोर नीचे स्पेशियन, इस वजह से यहाँ नई जातियां अत्यधिक पाई जाती, इस वजह से बायोडायवर्सिटी इस प्लेस पर अत्यधिक होती है। चलिए अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जरा ले लिया। चलिए मैं डाल रहा हूं। अब आपका दूसरा पॉइंट जो आता है वह कौन सा है बच्चों? स्पीसीज एरिया रिलेशन। स्पीसीज एरिया रिलेशन मुख्य रूप से एक आपके साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? ध्यान करें, अलेक्जेंडर, वो वाले अलेक्जेंडर नहीं है, नहीं आपको पेनिसिलिन वाले अलेक्जेंडर है, ये अलग अलेक्जेंडर है। तो यहां मैं दूसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, ग्राफ वाला। आपका क्या, स्पीसीज एरिया रिलेशन, ठीक है। यूं जाती है लाइन, इस प्रकार से लाइन जाती है, विषय ध्यान रखना। तो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे, प्राकृतिक विद, इनको हिंदी में क्या कहा जाता? प्राकृतिक विद थे मुख्य रूप से। वह क्या नाम था इनका? अलेक्जेंडर वॉन। अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड, ये वैज्ञानिक का नाम रट लीजिए जो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, इसका नाम जरूर रटें। कहां के वैज्ञानिक थे? जर्मन के नेचुरलिस्ट वैज्ञानिक थे, यानी कि प्राकृतिकविद थे। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड नाम था इनका, एम, ठीक है, ये इनका नाम था। ये मुख्य रूप से क्या कहते थे? इनका मानना मुख्य रूप से सीधे सीधे थे, एरिया बढ़ने पर न्यू स्पीसीज मिलना कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर स्पीसीज रिपीट होती रहती है, उस स्थान पर स्पीसीज रिपीट होती। जैसे कि आप अपनी सिटी को लेके चलिए, पर्टिकुलर सिटी, जो स्टूडेंट्स, जो मेरे साथी जिस प्लेस पर रहते हैं, जिस प्लेस पर रहते हैं उस एरिया की बात कर लें। तो चलिए मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, ये पृथ्वी का एक एरिया है। इस स्थान पर मैं सबसे पहले घूमने, हाँ ये ग्राफ का रिलेशन है, तो सबसे पहले तो मैं मुख्य रूप से ये बना दूं, यहां एक ग्राफ बनेगा, ये एरिया बढ़ाएगा और यहां मुख्य रूप से क्या होगा? स्पीसीज रिचनेस। तो मैं यहां लिख दूं स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है बच्चों? नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज क्या है, ये विषय ध्यान रखना। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है नंबर ऑफ स्पीसीज। तो देखिए आप इस एरिया में गए, इस एरिया में गए तो आपको कुछ स्पीसीज वहां मिली, जैसे ह्यूमन की स्पीसीज मिली, डॉग की स्पीसीज मिली, किसकी? डॉग की स्पीसीज मिली, कैट की स्पीसीज मिली। इस प्रकार से लगभग मुख्य रूप से ये कह दिया जाए यहाँ 12 स्पीसीज देखने को आपको मिल गई। अब आप फिर बढ़े, देखिए तो मैं यहां बढ़ा दूं, देखिए ये इस प्रकार से। फिर आप आगे और बढ़े, इस एरिया में मुख्य रूप से और गए आगे यहां पर, तो यहां मुख्य रूप से क्या हुआ? आपका सीधे सीधे मतलब ऊंट देखने को मिल गया, आपको दूसरा रेट देखने को मिल गया, क्या आपको अन्य कोई स्पीसीज और देखने को मिल गई, क्या अन्य कोई स्पीसीज मिल गई। तो यहां भी मान लें लगभग 12 या 13 स्पीसीज देखने को मिल गई। फिर इस एरिया में आप गए ऊपर और आगे बढ़े, इस एरिया में गए तो क्या देखा? फिर से ह्यूमन की स्पीसीज मिल रही है, फिर से रेट की स्पीसीज मिल रही है, फिर से डॉग की स्पीसीज मिल रही है, फिर से बफेलो की स्पीसीज मिल रही है, एक आध स्पीसीज जैसे काऊ वगैरह,
कि स्पीसीज इस जगह मिल गई। आपने क्या देखा कि जब पहली बार एंट्री की तो आपको स्पीसीज अत्यधिक मिली, फिर आगे और गए तो स्पीसीज और अत्यधिक मिल गई नहीं, लेकिन फिर से गए तो यहां जैसे आपका क्या ह्यूमन मिल रहा था, रेट मिल रहा था, डॉग मिल रहा था, कैट मिल रहे थे। यहां गए तो मुख्य रूप से आपका क्या काऊ मिल गया, बफेलो मिल गया, कैमल मिल गया, इस प्रकार से मिली। यहां गए तो यही चीज जो इस एरिया में और इस एरिया में थे, वही चीज मुख्य रूप से रिपीट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे। एक आध इंसेक्ट की मान लो या आस की मान लो, घोड़े की स्पीसीज मुख्य रूप से यहां मिल गई। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि एरिया बढ़ रहा है। क्या एरिया मुख्य रूप से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो प्रारंभ में तो मुख्य रूप से ये जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे एरिया बढ़ रहा है तो वो ग्राफ मुख्य रूप से रेक्टेंगुलर होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है बच्चों? रेक्टेंगुलर हो रहा है। ये विषय ध्यान देना, रेक्टेंगुलर हो रहा है। कौन सा हो रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपोबोला। ये जो ग्राफ ठीक है, तो ये कंडीशन सबसे पहले आप देख लें अच्छे ढंग से। ठीक, भले ही थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा हो, हाइपर बोला। ठीक है, तो क्या मैंने अभी तक बताया, ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वैज्ञानिक क्या कहते थे कि एरिया बढ़ने पर नी स्पीसीज मिलना कम हो जाती है। तो यहां मैं लिख दूं, देखिए, तो पहले तो ये फॉर्मूला इस प्लेस पर लिखिए। क्या फॉर्मूला? एस बराबर सी ए जेड। ये वैज्ञानिक क्या बोल रहे थे? अलेक्जेंडर, एरिया बढ़ने पर न्यू स्पीसीज का मिलना कम हो जाता है। एरिया बढ़ने पर न्यू स्पीसीज का मिलना कम हो जाता है, अर्थात स्पीसीज रिपीट होती है। स्पीसीज कैसी हो रही है? रिपीट हो रही है। वही स्पीसीज कैसी हो रही है? रिपीट होती है। एरिया बढ़ रहा है। देखिए एरिया, देखिए ये जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, इस एरिया में देखा तो मिली, फिर इस एरिया में गए तो और मिली, फिर इस एरिया में गए तो वही स्पीसीज मुख्य रूप से रिपीट हो रही, तो जिसके कारण ये ग्राफ इस प्रकार से आ गया, यानी कि एस बराबर सी ए जेड आया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मुख्य रूप से ग्राफ बन जाता है। पहली चीज ये। अब दूसरी चीज मुख्य रूप से बताई जाती है कि आपके यहां देखा होगा कि एक ग्राफ में एक सीधी लाइन और खींची होगी, ये कुछ ज्यादा नहीं है, ये क्या है? लॉग माइनस लॉग स्केल है। ये क्या है? लॉग माइनस लॉग स्केल है। ये थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर जा रहा है। अब इसके बारे में भी बताना है, ये क्या चीज है। यहां ये एरिया मुख्य रूप से, तो ये लॉग एस लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, ये आपको ध्यान में रखना है, ये रटना है, ये आपको क्या है? रटना है। अब इस स्थान पर मुख्य रूप से, इन स्थानों पर ये एस क्या है, सी क्या है, ए क्या है, जेड क्या है, ये आपको जानना है इस फॉर्मूले में। देखिए ये एस है, ये सी है, ये जेड है, ये ए है। तो इसका क्या क्या मतलब है, ये मतलब आपको जानना है। तो देखिए सबसे पहले वेयर, यहां मैं लिख दूं वेयर। वेयर मतलब यही, चलो वेयर आप सुन लें, वेयर। तो एस क्या बोलता है? क्या यहां एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्पीसीज।
रिचनेस, यानी सीधे सीधे आप ऊपर जा रहे हैं, एरिया बढ़ा रहे हैं, तो स्पीसीज मुख्य रूप से बढ़ती चली जा रही है। स्पीसीज क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, तो उसको कहा जाता है एस, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, ए क्या है? एरिया है, नहीं सॉरी सी लिखा है, पहले सी है तो सी लिखा जाएगा। यहां क्या लिखा जाए? सी। सी क्या? वाई इंटरसेप्ट, भले ही इस जगह मुख्य रूप से जो दिखाई देता है ये वाई इंटरसेप्ट दिखाई देता है। फिर ए क्या है? ये एरिया है, यानी एरिया बढ़ रहा है। एरिया क्या हो रहा है? देख रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, तो पहले यहां फिर यहां, एरिया बढ़ रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, एक छोटे स्थान की बात मैं कर रहा हूं, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है तो वहां स्पीसीज, न्यू स्पीसीज मिलना कम हो गई, और उस स्थान पर मुख्य रूप से सीधे सीधे स्पीसीज रिपीट होने लगी। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इस प्रकार की बात मानते थे। तो जेड क्या बोलते हैं? जेड क्या होता है? एक स्लोप होता है। जेड क्या है? एक स्लोप है, विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है। जेड क्या है? स्लोप है। तो ये देखिए, ये जो जा रहा है वो एक स्लोप बढ़ता जा रहा है। जितना स्लोप अधिक होगा वहां बायोडायवर्सिटी अत्यधिक होगी। विशेष ध्यान रखेंगे, जितना स्लोप बड़ा होगा वहां बायोडायवर्सिटी अत्यधिक होगी, ये विशेष ध्यान रखना। तो क्या लिख दे? स्मॉल एरिया का स्लोप हमेशा कम होगा। स्मॉल एरिया का जेड का मान, स्मॉल एरिया के जेड का मान कितना होगा? आपकी जो एनसीईआरटी बता रही है स्मॉल एरिया का जेड का मान किसका? यहां लिख दें, ये जेड को अलग कलर में बना रहा हूं। जेड का मान क्या है? 0.1 से 0.2, यानी कि 0.1 से 0.2 है स्मॉल एरिया का, छोटा जो एरिया उसका विषय। क्यों? ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वह हर जगह लागू नहीं होगा। विषय ध्यान रखना, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एरिया का ग्राफ है। यदि एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो निश्चित है वहां स्लोप ऊपर जाएगा, वहां स्लोप ऊपर जाएगा, यानी जेड का मान अत्यधिक हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, किस प्रकार से बता दें, लार्जर एरिया को आप देखते हैं तो उस जगह जेड का जो मान होगा वह मुख्य रूप से क्या होगा? वह जेड का मान 0.6 से 1.2 कितना होता है? 1.2 होता है। ये मान जरूर ध्यान में रख लेना, ये मान बच्चों जरूर ध्यान में रख लेना। क्यों? क्योंकि यहां मैं अब बताने जा रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका मुख्य रूप से क्या दे सकते हैं आप? एग्जाम्पल देने में जा रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस क्या होते हैं बच्चों? फल को खाने वाले पक्षी। फ्रूगीवोरस एंड मैमल्स। फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस को पहले आप रट लीजिए, क्या होते हैं? फ्रूगीवोरस एंड मैमल्स। फ्रूगीवोरस का मतलब फल को खाने वाले जो पक्षी होते हैं उनको कहा जाता है फ्रूगीवोरस। इन ट्रॉपी, फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल, कंट्री लिख दूं? कंट्री से काम चल जाएगा ना। मैं जेड का मान, जेड का मान मुख्य रूप से या वैल्यू क्या है? 1.15। ये आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, तो रट लीजिए इन तीनों मानों का कि स्मॉल एरिया इस ग्राफ में मुख्य रूप से जेड का मान 0.1 से 0.2 है, यानी कि ये ग्राफ हर जगह लागू नहीं होता, सिर्फ छोटे एरिया के लिए तो ये ग्राफ सही है। यदि एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ने का मतलब जैसे अभी आपने पृथ्वी का मैंने मुख्य रूप से बताया था, तो आप देख लीजिए एशिया में देख लीजिए, अफ्रीका देख लीजिए, तो यहाँ जैसे जैसे एरिया बढ़ाते चले जाएंगे, एरिया बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ मुख्य रूप से मोर बायोडाइवर्सिटी मिलना शुरुआत होगी, बहुत अत्यधिक स्पीसीज
पाई जाती हैं। तो ये जो जेड का मान होता है, जेड क्या है, स्लोप है, जेड क्या है, एक स्लोप है। तो जिस कारण से मुख्य रूप से सीधे सीधे वह स्लोप बढ़ता चला जाता है। वह एक बार वही स्थिति आएगी, लेकिन स्लोप शुरुआत में बढ़ता चला जाता, तो वहां जेड का मान मुख्य रूप से बढ़ जाता है। तो वह कितना होता है, 0.6 से 1.2 होता है। ट्रॉपिकल एरिया के जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स है, उसका जो मान बताया गया वह मुख्य रूप से कितना बताया गया, 1.15 जेड का मान बताइए, जेड की वैल्यू बताई गई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। विशेष ध्यान ये देना बच्चों, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कहते थे कि ये जो आपका ग्राफ बनाया है, ये जो आपका ग्राफ बनाया है, छोटे एरिया पर मुख्य रूप से लागू होता है। छोटे एरिया के ग्राफ एक जैसा रहेगा, लेकिन बड़े एरिया में जैसी एंट्री आप करेंगे, बड़े एरिया में एंट्री करेंगे, तो उसका स्लोप का मान मुख्य रूप से बढ़ जाता है। ये विशेष ध्यान आप रख लें। यानी कि ये कहा जाए, इट इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्टिनेंट एरिया। मतलब ये जो ग्राफ के बारे में कहा जा रहा है, ये ग्राफ के बारे में कहा जा रहा है, कहाँ लिखूं मैं, एक लाइन और बात लिखना चाह रहा हूं, इस वजह से इस ग्राफ के बारे में मैं यहां ब्लैक से लिख रहा हूं अलग से। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के बारे में कह रहा हूं, इट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टिनेंट कंट्रीज। इट इज क्या, इट इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट ट्रू इन कॉन्टिनेंट कंट्री या एरिया। ये विशेष ध्यान रखना इस ग्राफ के बारे में। तो ये आपका क्या होता है, स्पीसीज एरिया रिलेशन, यानी किस एरिया में स्पीसीज कितनी पाई जाएगी, ये विशेष। तो आप तो ध्यान केवल यही रखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने एक चीज कही थी कि वास्तविक तौर पर एरिया बढ़ने पर प्रारंभ में तो स्पीसीज नई नई मिल रही हैं, लेकिन एक बार मुख्य रूप से वह पुनः स्पीसीज रिपीट होती रहती हैं। ये 3 मान फिर याद करने हैं, देख लीजिए, ये 3 मान याद करने हैं। इधर आपको क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि ये रटना है, देख लो ये। और ये ग्राफ पूछा जा सकता है आपके, कि जो ग्राफ स्पीसीज एरिया रिलेशन में बना था, वह उसको क्या कहा, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ, इस वजह से बताया, लग नहीं रहा मुझे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो ले लीजिए आप इसकी जरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसके बाद देखिए, अभी लेना स्क्रीनशॉट में बता दूं, ये आपका बायोडाइवर्सिटी के चारों पार्ट हो गए। पहली डेफिनेशन हुई, फिर दूसरा आपका हाउ मच बायोडाइवर्सिटी इन प्रेजेंट, मतलब कितनी बायोडाइवर्सिटी यानी कितनी स्पीसीज मुख्य रूप से कहां पाई जाती है वो बताया। दूसरा बताया था तीसरा पार्ट बताया था इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या था, ठीक है। फिर बताया ये जो अभी आज मैंने बताया, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या पैटर्न है। तो 2 पैटर्न बताए थे, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीसीज आर रिलेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ के माध्यम से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब जो अगला पार्ट आएगा बच्चों, इस अगले पार्ट में मैं आपको अगले पार्ट में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताऊंगा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, वाई क्यों होती है, हाउ मच कितनी हुई, क्या, ये मुख्य रूप से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। वह 4th नंबर का पार्ट आपका होगा। यदि बच्चों अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर कर दिया करें, देखें तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब करो, फैला दो, मेरे को इतना फैला दो कि आप ये कहें कि चारों जगह मैं ही नजर आऊं सभी को, ठीक है। चलिए।